इस कंपैरिजन को करते हुए मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद हैरान रह गया था, ऐसी चीजें सामने निकल के आई हैं। एक और मुझे सीरियस इशू मिला। भाई साहब, इतने टाइम तक इन फोन्स को टेस्ट करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक जबरदस्त कंपैरिजन, जहां पर हम बात करेंगे यार लॉन्ग टर्म यूज में इनमें से कौन सा फोन आपका साथ देने वाला है। क्योंकि भाई साहब, एप्पल और सैमसंग के ये फ्लैगशिप फोन्स हैं, 70,000 80,000 आप इन पे भरने वाले हैं, तो कोई मजाक की बात नहीं है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बात हो गई है ना, जब इनके फोन आते हैं ना, इतनी लंबी लाइनें लगती हैं जैसे कि मानो फोन फ्री में बट रहा हो। कोई यहाँ पर मैं मार्केटिंग या स्पेक्स की बात नहीं करने वाला, सब कुछ आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से। कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं है, ब्रांड की बंदिश नहीं है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि इस फोन में हमें क्या लगा, क्या कमी लगी, क्या अच्छी बातें लगी हैं। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, बिकॉज कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपका डिसीजन चेंज कर सकते हैं। देखो, जब हम फोन लेने जाते हैं या ऑफलाइन में फोन लेने जा रहे हैं, पहले तो हम देखते हैं बिल्ड कैसी है फोन की, डिजाइन कैसा है फोन का। ठीक है, ये बात हमने इन फोन को ना लॉन्ग टर्म तक यूज किया है। देखो यार, यहाँ पर आईफोन 16 लाइट वेट और स्मूथ एजेस की वजह से पकड़ने में कंफर्टेबल फील होता है, और आईफोन 16e और भी हल्का लगता है, लेकिन यहाँ पर फीचर्स को कट डाउन किया गया है, जिनके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। और जो हमारा S25 है, ये यार लाइट वेट तो है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यूज करने में पता लगता है यार कि बहुत ही मस्त इसका फॉर्म फैक्टर बनाया हुआ है। लेकिन यार इसके एजेस इतने शार्प हैं कि ये यार यूज करना ना लॉन्ग टर्म तक एक सजा बन जाता है। बाकी यहाँ बैक कवर तो सब लगाते ही हैं, उसके बाद ये दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले स्पेक्स वर्सेस रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अगर आप ऑन पेपर देखेंगे ना, ये तीनों ही फ्लैगशिप है। S25 यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले है इसका, 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ ऑन पेपर, और आईफोन 16 आता है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, और आईफोन 16 की यहाँ पर मेंशन हो रखी है 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब जब हमने इनको आउटडोर में टेस्ट किया ना, डायरेक्ट सनलाइट में, सैमसंग S25 वैसे तो ब्राइटर है डिस्प्ले, लेकिन इसमें जो ग्लेयर आ जाती है ना ऊपर, ये इसकी ब्राइटनेस को मतलब छुपा सा देती है। यहाँ पर देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी आईफोन 16 के कंपैरिजन में। तभी मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, कभी भी आप ऑन पेपर देखकर जज मत करो कौन सा फोन कैसा परफॉर्म करेगा, किसमें क्या चीजें मिल रही हैं, बिकॉज रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है ऑन पेपर के कंपैरिजन में। बाकी अगर मैं स्मूथनेस की बात करता हूं, जब हम यहाँ पर कुछ काम करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो यार 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S25 में। और एक बात से मेरी आप बिल्कुल एग्री करेंगे, अगर आपने एक बार 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज कर लिया और आप वापिस से 60 हर्ट्ज पे जाते हैं, ये किसी टॉर्चर से कम नहीं लगता। अगर हम मैं 2 साल पहले की बात करता हूँ ना, तब हम ये बात बोलते थे कि जो आईफोन का 60 हर्ट्ज है वो भी काफी स्मूथ है, 120 हर्ट्ज के लेवल का परफॉर्म कर जाता है, बट अब ऐसा नहीं है। अब 120 हर्ट्ज बहुत आगे निकल चुके हैं स्मूथनेस के मामले में। तो S25 यूज करने के बाद जब हमने 16 और 16e को यूज किया, स्क्रॉलिंग करा, तो डिफरेंस बिल्कुल नोटिसेबल था। ये बात मुझे समझ नहीं आती है यार, 2025 आ चुकी है और आजकल लोग 7-7 8-8 हजार में भी 120 हर्ट्ज दे रहे हैं, तो आईफोन अभी तक एप्पल 80,000 में भी 60 हर्ट्ज पे क्यों अटका हुआ है? तो यहाँ तो क्लियर विनर सैमसंग है स्मूथनेस के मामले में। फिर हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट देखा। अगर कंटेंट के मामले में आपको ये कहूंगा, अगर आप इंडिविजुअल तीनों पे कंटेंट देखेंगे ना, आपको तीनों ही बेहतरीन लगेंगे। आपको ऐसा फील नहीं होगा कहीं पर आपको कोई दिक्कत आ रही है, चाहे आप डार्क सीन देख रहे हैं या आप ब्राइट सीन देख रहे हैं, एक्सपीरियंस टॉप क्लास का होगा। लेकिन अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे, साथ में वीडियो प्ले करके देखेंगे, तब आपको डार्क सीन के टाइम पे या इंडोर में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता दिखेगा सैमसंग गैलेक्सी S25। बेसिकली जो मैं आपको डिस्प्ले का कंपैरिजन दिखा रहा हूं, ये इंडोर की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो ब्राइट सीन भी आप देख रहे हैं ना, जहां पर काफी ज्यादा लाइट है, तब भी बेटर लग रहा है S25। बाकी अगर मैं HDR कंटेंट की बात करता हूं, देखो यार तीनों में आप HDR कंटेंट प्ले कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। बट अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को पिक करूं ना, थोड़ी मुझे ट्यूनिंग ज्यादा नेचुरल साइड पे लगी है आईफोन की, आईफोन 16 या 16e की HDR कंटेंट प्ले करने के टाइम पे। शैडोज को भी ये ठीक से मैनेज कर पा रहा है। बाकी जब हम डिस्प्ले की बात कर रहे होते हैं या कंटेंट कंज्यूम करने की बात करते हैं, वहीं पर बात निकल के आती है साउंड क्वालिटी की। अगर आप बिना ईयरबड हेडफोन लगाए कुछ कंटेंट देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो एक्सपीरियंस आपको कहां पर कैसा होगा? तो यहां पर यार चीज ये निकल के सामने आई है, हमने इसको टेस्ट करने के लिए ना कई दिन तक लगातार यहां पर काफी कंटेंट कंज्यूम किया।
यहाँ पर जब हमने मूवीज देखी ये चीज समझ में आ रही है क्लियर कि जो आईफोन 16 की साउंड है या आईफोन 16e की साउंड है काफी इंप्रेसिव लगी है। इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस यहाँ पर हमें हो जाता है। स्टीरियो स्पीकर्स आपको दोनों में मिल जाएंगे, बाकी मैं आपको सुना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कच्चे कच्चे धागे से ऐसा उलझा जिया मैंने दिल खो दिया, ऐसा उलझा जिया मैंने दिल खो दिया। की रुमझुम में गुनगुन में बैठे ही बैठे मैं लिया तेरी बात उलझा जिया, बैठे मैंने दिल को दिया पायल की तुम्हें खींचना तेरी बातों में ऐसा उलझा बैठे ही बैठे मैंने जो लाउडनेस है वो आपको थोड़ी बेटर लगेगी S25 की, लेकिन जो क्वालिटी है वो थोड़ी मुझे क्लैरिटी वगैरह ज़्यादा अच्छी लगी है आईफोन की। फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर मैं बात करता हूँ ना यार, यहाँ पर क्या है ना हिट और मिस वाला केस हो रखा है। अगर आप 10 बार ट्राई करेंगे, यहाँ भी वही है 5-6 बार तो ऐसा हो जाएगा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर ये ले ही नहीं रहा, बार टैब ही करते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा सैमसंग को। और एप्पल में आपको फेस आईडी मिल जाती है, वो तो यार हम सब जानती हैं काफ़ी फास्ट रहती है, मतलब आप देखोगे फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत फास्ट है और रिलायबल है और स्टेबल है। हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैन वाली सेवा अब आपको नहीं मिलती आईफोन में, सिर्फ फेस आईडी से आपको काम चलाना पड़ेगा। और यार एज ए कंटेंट क्रिएटर मेरा ज़्यादा टाइम जाता है टाइपिंग में, रिसर्च करने में, तो ऐसे में हैप्टिक जो है ना मुझे ज़्यादा बेटर लगे हैं आईफोन 16 के S25 के कंपैरिजन में। यहाँ पर प्रॉपर आपको जो फील आती है ना टाइप करने में, मज़ा आ जाएगा, आपको इनको बंद करने का मन नहीं करेगा। भाई फ़ोन को जितना स्लिम बना लो, जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी जेस्चर्स डाल दो, अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी ना तो भाई लॉन्ग टर्म में कोई फायदा ना है इतने पैसे डालने का। आईफोन 16e या आईफोन 16 दोनों में एप्पल की बायोनिक A18 चिप दे रखी है, हालांकि एक जीपीयू थोड़ा कट किया हुआ है 16e में, बाकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है। और सैमसंग S25 में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, जो कि गैलेक्सी के लिए स्पेशली कस्टमाइज किया गया है। अब जब हमने यहाँ पर गेमिंग टेस्ट किया ना, तीनों फोन ने FPS को मेंटेन रखा है, हाई FPS को, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, एक डिफरेंस यहाँ पर क्लियर नोटिस हुआ था, जो S25 है भाई साहब ऐसा काम हो गया था मैगी बना लो यार फोन पे, हालांकि इतना तो नहीं, लेकिन हीट फोन जनरेट कर रहा था बहुत जल्दी गेमिंग के टाइम पे। अब हीट होने से यार मेन दिक्कत ये आती है, जब हम मान लो गेमिंग कर रहे हैं, फोन गर्म होना स्टार्ट हो गया, एक तो वो बैटरी को जल्दी ड्रेन करेगा, दूसरा प्रोसेसर थ्रोटल करता है इस चक्कर में, जिससे कि परफॉर्मेंस फोन की डाउन हो जाती है। आईफोन में अच्छा काम ये हुआ है, पहले हमें इसमें भी हीटिंग इशू बहुत देखने को मिलते थे इससे पहले वाले वेरिएंट्स में। अब क्या हो गया 16 में इन्होंने कूलिंग सिस्टम यूज किया जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इससे हीट नहीं हो रहा फोन और सीपीयू थ्रोटल नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म गेमिंग के टाइम पे, तो ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस ये हमें दे पा रहा है। बाकी अगर बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं, अब मैं यहाँ पर इवेंट पे गया था, वहाँ पर इसको मैंने नेविगेशन पे लगाया S25 को, और विद इन 45 मिनट में यहाँ पर नोटिसेबल हीटिंग देखने को मिल गई, वो भी नेविगेशन के टाइम पे। गेमिंग में तो होता ही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर इतने नॉर्मल टास्क में भी अगर फ़ोन गर्म होगा तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का बैटरी के ऊपर और हमारे पैसे के ऊपर जो हमने भरे हैं इस पर। फिर जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो सेम चीज़ हमने करी है आईफोन 16 के साथ और 16e के साथ। यहाँ पर हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है कि फ़ोन ज़्यादा हीट जनरेट कर रहे हो नेविगेशन के टाइम पे। तो आईफोन ज़्यादा स्टेबल बैटरी परफॉर्मेंस दे रहा है और बैकअप भी इसमें हमें ज़्यादा मिल रहा है। और नो डाउट S25 का भी बैकअप अगर मैं S24 से या 3 से कंपैरिजन करता हूँ काफ़ी इंप्रूव तो हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वहीं पर अगर मैं चार्जिंग की बात करता हूँ, हमने यहाँ पर इसका चार्जिंग टेस्ट किया था, बिकॉज हर तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आ रही थी कि चार्जिंग स्पीड इसकी कितनी है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों को
चार्जिंग पे लगाया, 25 वोल्ट का चार्जर यूज़ किया था S25 में, और इन दोनों में हमने 30 वोल्ट का चार्जर यूज़ किया था। हालांकि ऑन पेपर 25 वोल्ट चार्जिंग का ही सपोर्ट है एप्पल में भी और सैमसंग में भी, बट हमारे पास 25 वोल्ट का एक ही चार्जर था। तो जब हमने इसको चार्जिंग पे लगाया, स्टार्टिंग में तो ये चीज़ देखने को मिली कि आईफोन ने काफ़ी स्पीड पकड़ी हुई है चार्जिंग में, सैमसंग पीछे चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ती गई, आईफोन पीछे आ गया और सैमसंग गाड़ी निकाल के आगे निकल गया। तो चार्जिंग काफ़ी फास्ट देखने को मिली है S25 की। एप्पल में क्या है, इन्होंने बैटरी को, चार्जिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए सिस्टम किया हुआ है कि जब बैटरी 80% तक हो जाती है उसके बाद चार्जिंग स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यार कितनी स्लो, मतलब कि मेरे कैमरा की बैटरी से लेकर मेमोरी कार्ड सब फुल हो गए, ये चार्ज होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लास्ट के 5% ने तो पूरी तरह से बुरा हाल कर दिया था, ये मैं कह सकता हूँ आपको। तो लगभग मैं कह सकता हूँ 1 आवर 55 मिनट के आसपास टाइम लग गया था। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर इनको फुल चार्ज होने में। पहले 16E चार्ज हो गया था, उसके बाद 16 चार्ज हुआ। अब पता नहीं ये कैसी ऑप्टिमाइजेशन है जिसमें लास्ट के 5% हालत खराब कर देते हैं। बाकी बैकअप तो बढ़िया है ही, बता चुका हूँ मैं आपको। अब अगर मैं वायरलेस चार्जिंग की बात करता हूँ तो यार तीनों में वायरलेस चार्जिंग है, लेकिन आईफोन 16 में 25 वोल्ट की चार्जिंग वायरलेसली आप कर सकते हैं। सरप्राइजिंग लगता है सुनने में, लेकिन यहाँ पर जो 25 वोल्ट की चार्जिंग है ना, यहाँ पर यह है कि अगर आप एप्पल का ही 30 वोल्ट का एडेप्टर यूज़ करोगे तब आप इस चीज़ को अचीव कर पाओगे 25 वोल्ट को। अदरवाइज जो QI है वहाँ पर आपको 7.5 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है और QI 2 में 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग आप कर सकते हैं, और S25 में 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने वायर्ड चार्जिंग 25 वोल्ट की हमें दे रखी है, जो कि कम से कम 45 वोल्ट होनी चाहिए थी, बिकॉज इससे जो कम प्राइस के काफ़ी सारे फ़ोन है सैमसंग के ही जहाँ पर 45 वोल्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया, देना चाहिए था। एप्पल का तो मुझे पता है हर मामले में ये पीछे ही चलता है, तो ये पीछे चल रहा है अभी फास्ट चार्जिंग के मामले में, लेकिन सैमसंग से तो उम्मीद थी हमें कम से कम 45 वोल्ट जो उनके बजट के फ़ोनों में मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन नहीं मिला। एक और मुझे सीरियस इशू मिला। अब आपको पता है ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है, इसका प्राइस आप जानते हैं कितना ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर नेटवर्क इशू हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 बार कॉल कर रहा हूँ ना, 5-6 बार ऐसा होगा कि मुझे कॉल कट करके सामने वाले को दोबारा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो बस हम हेलो 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 करते रह जाएंगे, सामने आवाज़ ही नहीं जाएगी। आई डोंट नो ये इशू क्यों है, बट ये है और इसे इमीडिएटली फिक्स करने की ज़रूरत है। चलो यार अब एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं जिसको लेकर सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, iOS या फिर एंड्रॉयड One UI 7 कौन सा बेटर है, या फिर सिक्योरिटी किसकी कैसी है, अपडेट्स कौन कैसे दे रहा है, AI किस में अच्छा काम करता है। यार AI के मामले में ना कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सैमसंग ने ना नेक्स्ट लेवल काम किया हुआ है। AI की मदद से ऐसे ऐसे काम आप कर सकते हैं इसमें जो कि अभी एप्पल थोड़ा सा पीछे है इस मामले में। हालांकि अभी एप्पल में बीटा वर्जन चल रहा है, लेकिन फिर भी यार आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इमेजेस को दे दो कुछ ऑब्जेक्ट इरेज करने के लिए, ये गजब की चीज़ बना के दे देगा। आपके आंखों के आगे हाथ है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी आपके हाथ में है, इस तरह की इमेज आप कैप्चर करते हैं, पूरा फेस बना देगा भाई, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और AI के काम यहाँ पर और भी बहुत सारे आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको अलग अलग काम एक साथ बोल सकते हैं, ये आपको करके देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सीरी से बात करते हैं कि ये काम कर दे, इसके बाद ये कर दियो, उसके बाद ये कर दियो, ये सब कुछ आपका फॉलो करेगा। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है, इसका AI अभी इस मामले में पीछे है, एक बारे में एक ही काम करेगा भाई साहब, ज़्यादा नहीं करेगा। एप्पल इंटेलिजेंस के नाम से है एप्पल में AI। आईफोन 16E लॉन्च करने का मतलब यही था कि अगर किसी को 16 से थोड़े कम प्राइस पे एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए तो वो ये फ़ोन ले सकते हैं, और जिस प्राइस पे आपको 16E मिल रहा है उसी रेट में आईफोन 15 भी अवेलेबल है, तो अब 16E की जगह पे 15 क्यों नहीं लेंगे। तो ये चीज़ ज़रा सोचने वाली है। प्राइसिंग इनकी और कम होनी चाहिए थी 16E की। हमने इनको ना डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, गूगल जेमिनी को भी और चैट GPT को भी, चाहे वो हमने थंबनेल के आइडियाज़ लेना हो या कुछ और में हेल्प लेनी हो एडिटिंग में, सब जगह पे इसने दोनों ने हमारी हेल्प पूरी तरह से करी है, चाहे वो S25 हो या फिर आईफोन 16 हो। बाकी जहाँ तक अपडेट्स की बात है यार, सैमसंग ने प्रॉमिस किया है 7 साल तक हमें यहाँ पर अपडेट्स मिलने वाले हैं, लेकिन मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, आप कमेंट में मुझे बताना ज़रूर, 7 साल तक OS अपडेट
मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना पिछला, S22 अल्ट्रा मैंने यूज़ किया था, 1-1.5 साल बाद ही फ़ोन डेड हो गया। मैंने फ्लिप यूज़ किया, हल्का सा फ़ोन गिरते ही बैंड बज गई। तो क्वालिटी में ध्यान यहाँ पर क्यों नहीं दिया जाता, ये चीज़ भी आपको माइंड में रख के चलना है। क्या आप इस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज़ पर कि आप S25 यूज़ कर रहे हैं, चलते चलते फ़ोन कुछ टाइम बाद डेड नहीं होगा? क्योंकि मेरा हुआ है, तभी मुझे इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंसर्न रहता है कि अगर मैं अपना डेटा डाल रहा हूँ इतना ज़्यादा फ़ोन में, या फिर इतना महंगा फ़ोन बाय कर रहा हूँ, क्या मैं इस पर इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म में? क्योंकि मेरा 256 GB का डेटा खत्म हुआ था S22 अल्ट्रा के साथ। सैमसंग को थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। वहीं पर अगर मैं आईफोन की बात करता हूँ, यहाँ पर 5 से 6 साल के अपडेट्स प्रोमिस किए गए हैं। हमने देखा है यार, लॉन्ग टर्म में अपडेट एप्पल के आते ही हैं, और एप्पल भी यहाँ पर कम नहीं है यार, इसको भी आप दूध का दूल्हा मत समझना। ये भी लॉन्ग टर्म में अपडेट के बाद थोड़ी परफॉर्मेंस को डाउन कई बार कर देते हैं। इनका कहना है हम ये सब बैटरी के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस डाउन होती है। लेकिन अभी मेरे ऑफिस में इस टाइम भी आईफोन 13 यूज़ हो रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस गजब की आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। वो बताते हैं कि पहले से डाउन है, लेकिन अभी भी यूज़ करने में दिक्कत नहीं आ रही है। तो iOS या एंड्रॉयड में तो आपका देखो अपना ओपिनियन हो सकता है, आपको कौन सा बेटर लगता है। One UI 7 सैमसंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, अब आपको इसको यूज़ करने में बहुत प्रीमियम फील होगा। अगर मैं पहले की बात करता हूँ ना, पहले हम क्लियर कह देते थे कि iOS है तो मस्त है, आपको कुछ और नहीं लेना चाहिए इसकी जगह पे, बट अब ऐसा नहीं है। अब One UI 7 बहुत मस्त लगता है यूज़ करने में, फीचर्स भी यहाँ पर बहुत सारे ऐड हो चुके हैं, मज़ा आएगा आपको। और iOS भी अपनी जगह पे बहुत स्टेबिलिटी आपको ला कर देता है। आईफोन का जो इकोसिस्टम है iOS का बहुत सॉलिड है, सैमसंग का भी अपना इकोसिस्टम है जो अच्छा काम करता है, लेकिन आईफोन का मुझे इकोसिस्टम ज़्यादा बेटर लगता है अगर मैं सैमसंग से कंपैरिजन करता हूं तो। और एक सिक्योरिटी मुझे मिलती है, अगर मैं बैंकिंग के काम कर रहा हूं, ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, तो ऐसे कामों में ना मेरा थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट रहता है iOS के ऊपर, बिकॉज एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है। अगर मैं हैकिंग की बात करता हूं, डेटा ब्रीचिंग की बात करता हूं, तो एक कदम थोड़ा सा ये iOS से पीछे रहेगा। हालांकि यहाँ पर नोड सिक्योरिटी है जो कि बहुत बढ़िया सिक्योरिटी रहती है, अलग से आपको लेयर मिलती है सिक्योरिटी की अपने फ़ोन पे। आप बताओ मुझे कमेंट में आपको सिक्योरिटी के मामले में कौन सा कैसा लगता है, iOS, आईफोन या फिर एंड्रॉयड S25। बाकी अगर मैं कैमरा की बात करता हूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बिना देखे आप जज नहीं कर सकते ऑन पेपर, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पर ऐसी देखने को मिली है ना जो मैंने सोची भी नहीं थी। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, इसको इंप्रूव करो यार, वीडियो देख लो, सब्सक्राइब भी करो। आप सब्सक्राइब करो, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखो, हमने इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए बहुत सारी इमेजेस कैप्चर करी अलग अलग कंडीशन में, जिसके बाद जो रिजल्ट निकला ना वो कुछ इस तरह से है कि सरप्राइजिंग रिजल्ट तो मुझे लगा था ये देखने के बाद। जैसे कि आप ये तीनों पिक्चर्स देख रहे हैं, आईफोन 16, 16e, S25। अब अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा ना, आपको ये क्लियरली नोटिस हो जाएगा जो 16e है सरप्राइजिंगली ये अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर पा रहा है 16 के कंपैरिजन में भी और S25 के कंपैरिजन में भी। ये डिफरेंस आपको एक इमेज में नहीं, 2, 3, 4 हर इमेज में देखने को मिल जाएगा। डिटेल्स को ये अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं और शार्पनेस अच्छी मिल रही है। आईफोन 16 को तो अपडेट की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पर आपको अच्छी डिटेलिंग नहीं मिलेगी, हिट और मिस वाला यहाँ पर केस रहेगा, और S25 भी डिटेल्स उतनी अच्छी कैप्चर नहीं कर पा रहा। हालांकि अगर मैं दूर से देखूंगा ना मुझे सारी पिक्चर अच्छी लगेंगी, S25 की भी काफी अच्छी लग रही है, लेकिन जब हम जूम करते हैं तब कहानी चेंज हो जाती है। 16e में बस ये दिक्कत है, कलर टोन को ये नेचुरल नहीं रख पा रहा, थोड़ा सा ये वार्म साइड पर ले जा रहा है, बिल्कुल सनलाइट में हम है तब। और जब हमने नेचुरल लाइट में पिक्चर कैप्चर करने की ट्राई करी, ये एक जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ भी हमें रिजल्ट तो अच्छे मिले तीनों के साथ, डिटेल्स में अभी भी वही डिफरेंस बना हुआ है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर मैं अब लो लाइट की बात करूं ना, तो नाइट में अगर हम पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर आईफोन 16 ज्यादा अच्छी इमेज कैप्चर कर रहा है आईफोन 16e या फिर सैमसंग S25 की जगह पे। S25 में बहुत ज्यादा ग्रेन्स आ गए हैं और जो 16e है यहाँ पर थोड़ी हेजीनेस सी फील हो रही है। बाकी फ्रंट कैमरा मुझे तीनों का यार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, तीनों को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर मैं वीडियो के बारे में आपको बताऊं ना, कर रहे हैं मुझे आपको ये दिखाना है कि अगर आप आउटडोर में हैं, रोशनी है, कैसे कौन किसको मैनेज कर रहा है। दूसरा ऑडियो का आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा फोन कितनी ऑडियो कैप्चर
कर सकता है। जो स्किन टोन है, हमारा फेस का टेक्सचर है, वो S25 छुपा दे रहा है, लेकिन दिखने में पिक्चर ज्यादा ब्राइट इसकी फील हो रही है। लेकिन आपको जो 16 या 16E की वीडियो मिल रही है ना, वो नेचुरल साइड पे मिल रही है, वो एक डेप्थ वीडियो में क्रिएट कर रही है। बाकी फिलहाल तो यही है, जो रिजल्ट आपके सामने है। 16E का रियर कैमरा आज की डेट में इस टाइम पे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। लो लाइट में 16, वैसे डे लाइट में 16E। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पे आता हूं ना कि आखिर क्या लें हम, सबसे पहले तो मैं इस लिस्ट से निकालना चाहूंगा iPhone 16E को। जिस प्राइस पे ये फोन आपको मिल रहा है, बिल्कुल भी इस टाइम पे तो लेना वर्थ नहीं है, बिकॉज आपको ये iPhone 16 से थोड़े कम प्राइस पे तो मिल जाएगा, लेकिन काफी चीजें यहाँ पर कट चुकी हैं। डिस्प्ले में बेजल ज्यादा मिलते हैं आपको, कैमरा एक कम हो चुका है, सिनेमैटिक मोड वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। बाकी 16E ने जो कैमरा परफॉर्मेंस दिया है ना, वो भी बिल्कुल इग्नोर करने लायक नहीं है। क्या शार्पनेस थी, क्या डिटेल्स थी। हाँ, यहाँ पर कलर बैलेंस को थोड़ा इंप्रूव करना होगा, बाकी 16 से भी बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस मिली है। तो मुझे लगता है 16 को तो यार मेजर अपडेट की जरूरत है ही, और 16 इस टाइम पे इन तीनों के कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा कैमरा फोन सामने निकल के आया है, जो कि मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग था। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में, जो कि आज की वीडियो के हीरो हैं। S25 या iPhone 16 कहां पर अपना पैसा लगाया जाए। देखो यार, यहां पर बहुत बात बिल्कुल क्लियर है। पहले आईफोन की बात करते हैं। अगर आप ऐसे यूजर हैं जिनको एक स्टेबिलिटी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कि आपने फोन ले लिया, अब कई साल तक आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो ऐसे में iPhone 16 आपको पसंद आएगा। और सिक्योरिटी के मामले में भी मेरा थोड़ा पर्सनल ट्रस्ट ज्यादा है iOS पे, अगर मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो। बिकॉज जैसे मेरे फोन डेड हुए हैं, जो दिखते आई हैं ना, उसको देखकर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बोल रहा हूं। इसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको वीडियो बनाने का ज्यादा रहता है, वीडियो आपको काफी ज्यादा बनानी है, तो यार iPhone 16 पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी के मामले में इसको बीट करना आसान नहीं है। तो ये बात आप माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो। वीडियो आपको बनानी है तो आप कुछ देखो ही मत, कोई फीचर और कुछ मत देखो, बस iPhone 16 को उठा लो वीडियो क्वालिटी के मामले में। अब अगर मैं बात करता हूँ S25 के बारे में ना, यहाँ पर क्या है ना, इसके जो AI फीचर्स हैं वो इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर आपको एंड्रॉयड चाहिए ना इस रेंज का, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। रिफ्रेश रेट जिनको चाहिए हाई रिफ्रेश रेट, वो यहाँ पर बहुत स्मूथ आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल जाएगी। AI के फीचर्स यहाँ पर भर भर के दे रखे हैं और बहुत यूजफुल फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चार्जिंग भी यहाँ पर फास्ट है, कोई आपको इस चीज से भी शिकायत नहीं होगी। फोन यूज करने में भी लाइट वेट आपको फील होगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर इस फोन का बना हुआ है। बाकी इस फोन के नेटवर्क इशू को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब से हम इस फोन को यूज कर रहे हैं, तब से बहुत ही ये चीज नोट करी है, बुरा हाल है। अगर ये चीज ना होती, ये चीज फिक्स हो जाए, तब मैं कहूँगा ये एक बेस्ट एंड्रॉयड फोन बन सकता है अपने सेगमेंट का, गैलेक्सी AI के लिए। बिकॉज AI के फीचर्स यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। कैमरा को इंप्रूवमेंट चाहिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये एक चीज़ है, बाकी बढ़िया है सब कुछ। अगर आपको कैमरा चाहिए, वीडियो आपको ज़्यादा बनानी है, तब मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जो ट्रस्ट आपको आएगा ना iPhone 16 पर वीडियो के मामले में, वो आप इस पे नहीं कर सकते। सिक्योरिटी वगैरह यहाँ भी ठीक है, दो सिक्योरिटी मिल जाती है आपको, तो अलग से लेयर है सिक्योरिटी की, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बताऊँगे कमेंट्स में, अगर आपको इन दोनों में से एक फ़ोन बाय करना है, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे।